Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, today we shall start our unit 9, how the government works. सो क्लास पहले आपको ये बताती हूँ कि गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट एक तंजीम होती है जो पूरे मतलब मुल्क को चलाती है। एक मुल्क एक निज़ाम के बगैर नहीं चल सकता, ऐसा ही है। एक हुकूमत जब तक किसी एक शख्स का हुक्म नहीं होगा, अगर हर कोई अपने अपनी जो है हुक्म देना शुरू कर दे, अपने अपनी तरह से मुल्क को चलाना शुरू कर दे, तो मुल्क कैसे जाएगा, कहाँ जाएगा? जाहिर है एक शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इस वजह से एक मुल्क का एक बादशाह होता है और वो उसी का हुक्म हर जगह पर माना जाता है। उसके अलावा वज़ीर, उसके मशीर और इस तरह के तमाम जो है ना नीचे ले जो तबका है वो आता है। तो उनका जो है हुक्म माना जाता है और वो तमाम का तमाम एक जो तंजीम होती है कुछ अफराद पर मुश्तमिल, वो मिलकर गवर्नमेंट्स बनाती है। तो गवर्नमेंट क्या है? वो एक मुल्क को चलाने के लिए जो निज़ाम और जो कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशंस, इस तरह की जितनी चीज़ें जो तश्कील देते हैं, जो है उन तमाम चीज़ों को बनाने वाले लोग जो है ना वो गवर्नमेंट कहलाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखें, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो क्लास आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तान का, ये जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान, इसका पूरा नाम है, फुल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। अब तो डेमोक्रेसी होती क्या है? तो डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की गवर्नमेंट, बाय पीपल, लोगों की तरफ से, फॉर द पीपल, और लोगों के लिए। ये जो आपको यहाँ पर ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं ना, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की तरफ से, लोगों के लिए बनाई जाने वाली गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी का नाम दिया जाता है। तो हमारा जो पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। यहाँ पर आपको पता है इलेक्शंस होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, जिसमें आम आवाम जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं, अपना वोट डालते हैं। उसके बाद काउंटिंग होती है, देन कोई एक पार्टी का मेंबर जो है वो सदर या वज़ीर आज़म जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। तो ये सिलेक्शन कैसे होती है? क्या ख़ुद से ही बस अपनी मर्ज़ी से ही लोग सिलेक्शन हो जाती है? नो, यहाँ पर जो है लोगों जो है ना, लोग अपना गवर्नर या फिर अपना सदर, वज़ीर आज़म खुद इलेक्ट करते हैं। तो दिस मीन्स that the power lies with the people of the country as they elect the people who make the government। तो क्या है यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि वो elect, यानी कि वो उन लोगों को select करते हैं जिन्होंने गवर्नमेंट बनानी होती है। तो गवर्नमेंट means a system through which a state is ruled। और गवर्नमेंट का मतलब क्या है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कि ऐसा एक निज़ाम जिसके थ्रू जो है ना एक मुल्क या फिर एक स्टेट जो है चलती है या रूल्ड होता है, हुक्मरानी होती है। देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। एज यू नो, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। ईच प्रोविंस हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट, और हर सूबे की अपनी एक गवर्नमेंट है टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस। अब देखें ना, पूरा पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, जो है इतनी बड़ी आबादी और इतने बड़े आबादी वाले मुल्क को संभालना किसी एक बंदे की बस की बात तो नहीं है। तो क्या होता है, अवाम सबसे पहले अपना वज़ीर आज़म, अपना बादशाह मुल्क का वो सिलेक्ट करते हैं। फिर वो बादशाह आगे से सिलेक्ट करता है कि कौन से सूबे में किस तरह का निज़ाम चलाना है और कौन सी पार्टी कौन से सूबे को चलाएगी। तो हर सूबे की अपनी एक गवर्नमेंट होती है, लेकिन वो जो गवर्नमेंट है ना, जो सूबाई गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है, यानी कि जो होल गवर्नमेंट होती है ना उसके वो अंडर होती है। यानी कि वज़ीर आज़म और बादशाह वगैरह जो जितने भी ये हैं, ये तमाम फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उसके अंडर प्रोविंशियल जो है गवर्नमेंट काम करती है।
तो ये जो पूरी कंट्री के अफेयर्स है ना वो तमाम के तमाम उनको जो है सही अच्छे और अंदाज में चलाने के लिए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है, ये याद रखिएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं एक जगह के कानून को या वहाँ के लॉज को, तो आइन को। लफ्ज़ी मतलब इसका होता है आइन। तो हर मुल्क एक आइन के थ्रू चलता है और एक आइन ही जो है ना जो निज़ाम है उसको स्टेबल बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, एवरी कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हर कंट्री का अपना एक आइन होता है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ, तो यहाँ ये क्या होता है, ये बहुत एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉज होते हैं। इट डिफाइंस द पावर गिवन टू ईच ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। इट डिफाइंस द लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ दीज ब्रांचेस। देखें अब जो गवर्नमेंट की ब्रांचेस हैं ना उनको जो है आगे से जो मतलब जितनी भी 3 ब्रांचेस हैं उनमें ये जो ये आपको नीचे तो बताई गई है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो ये 3 जो है ब्रांचेस होती हैं एक गवर्नमेंट की, तो ये तीनों मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती हैं। तो इन तीनों ब्रांचेस को किस तरह से काम करना है और इनकी लिमिट्स क्या हैं। इट डिफाइंस द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इट्स सिटीजन्स, और उस कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स और उनकी आगे से जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या हैं। इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और वो ये एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आइन होता है किसी मुल्क का, वो ये भी बताता है, वो एक्सप्लेन करता है एक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, क्योंकि आइन में हर बात वाज़िया तौर पर बता दी जाती है। तो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, इसके अलावा राइट्स, ड्यूटीज़, तमाम चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है आइन में। सो दैट्स वाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है एक कंट्री के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है फेडरल गवर्नमेंट। तो द फेडरल गवर्नमेंट हैज़ 3 ब्रांचेस। तो फेडरल गवर्नमेंट की भी 3 जो है ना आगे से ब्रांचेस हैं, विच वर्क्स टुगेदर टू रन द गवर्नमेंट। तो वो जो है ना किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो है वो 3 ब्रांचेस बहुत ज़रूरी हैं, जो 3 ब्रांचेस अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ी हैं। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल 3 इंस्टीट्यूशंस मस्ट वर्क इन कोऑर्डिनेशन, यानी कि आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन वर्क करना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी है तीनों ब्रांचेस के लिए। अगर ये तीनों ब्रांचेस एक साथ नहीं चलेंगी, एक रूल के और एक बादशाह के अंडर काम नहीं करेंगी, तो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इनको आपस में कोऑपरेट करना पड़ता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, बिकॉज द फेलियर ऑफ वन ब्रांच, तो जो एक ब्रांच अगर फेल हो जाएगी ना तो अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ अदर 2, तो वो अगर दोनों जो बाकी की 2 हैं उन ब्रांचेस को भी, उनकी स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट कर सकती है। द 3 ब्रांचेस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। अब आप 3 ब्रांचेस पढ़ेंगे फेडरल गवर्नमेंट की। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर क्या होता है, ये लोअर हाउस नेशनल असेंबली और अपर हाउस सेनेट। तो नेशनल असेंबली जो है आपकी, यानी कि जहाँ पर पूरे मुल्क के तमाम बड़े ऑफिसर्स या तमाम बड़े ओहदेदार होते हैं, यानी कि मुल्क का ख़जानची, मुल्क का ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ज़िम्मेदार हैं वो कर लीजिए, सदर, वज़ीर आज़म, ये तमाम के तमाम जिस दीवान में या जिस एक दरबार में आकर बैठते हैं। पुराने ज़माने में बादशाहों के दरबारों का तो आपने कहानियों में सुना होगा ना, तो ये वो दरबार ही जो है नेशनल असेंबली कहलाते हैं। और अपर हाउस सेनेट में जो है, अपर हाउस सेनेट वो होता है यानी कि जहाँ पर सेनेट के तमाम अपर लेवल के जो है ना वो अफराद बैठते हैं। इट मेक्स न्यू लॉज, इट आल्सो अमेंड्स एक्सटेंडिंग लॉ, यानी कि एग्जिस्टिंग लॉज जो चल रहे लॉज हैं उनको चेंज करना या न्यू लॉज को बनाना, ये भी इन्हीं जो है ना दोनों ब्रांचेस का दोनों नेशनल असेंबली का और हाउस सेनेट का जो है काम होता है। नेक्स्ट है जी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट आ जाती है। आगे से फेडरल गवर्नमेंट की भी 3 टाइप्स हैं, देखें, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड फेडरल कैबिनेट। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट यानी मुल्क का सदर, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का वजीर आज़म, और फेडरल कैबिनेट यानी कि उसके नीचे अंडर काम करने वाली तमाम कैबिनेट यानी कि तमाम तंजीमें।
तो और एग्जीक्यूटिव की सेकंड क्या है, टाइप क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हमेशा फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं मेंबरान जो हैं, वो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रोविंशियल कैबिनेट। तो मुल्क का तो सदर होता है, ठीक है, लेकिन जो सूबा होता है उसका सूबेदार होता है। तो मुल्क का प्रेसिडेंट होगा, यानी फेडरल गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का गवर्नर होगा। नंबर सेकंड पे फेडरल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी वजीर आजम। तो यहाँ पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इसका होगा चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो एक सूबे को चलाने के लिए जो चीफ मिनिस्टर चाहिए होता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम करेगा। और जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट की एक कैबिनेट होती है, इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी एक पूरी कैबिनेट होती है, उनके एक पूरी तंजीम होती है। अब इनका काम क्या है, It implements the laws, supervises the work of the ministries। तो जो laws या जो है ना वर्क गवर्नमेंट की तरफ से, लेजिस्लेचर की तरफ से दिया जाता है, उसकी निगरानी करना कि उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा हो और उसको सुपरवाइज करने का काम ये एग्जीक्यूटिव जो है ना पार्टीज करती हैं। लास्ट इज जुडिशरी। तो जुडिशरी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी गवर्नमेंट, बिकॉज ये जो है इसमें आ जाता है कानून, अदालत, यानी इंसाफ। तो कोई भी कंट्री तब तक कोई तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसमें इंसाफ और उसकी अदालत बहुत अच्छी ना हो जाए। तो इसमें इसकी दो टाइप्स है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट्स। तो आपको सुप्रीम कोर्ट का तो पता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। इसके आगे से जो है इसमें क्या कौन से जो है काम करते हैं, वो चीफ जस्टिस होते हैं। जो यहाँ पर जज होता है एक, वो क्या होता है, उसको चीफ जस्टिस कहते हैं। और जो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट है, उनमें यानी कि हाई कोर्ट्स या जो सेशन कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट मींस जो छोटे मोटे कोर्ट्स हर इलाके में बने हैं ना, तो जो छोटी मोटी अदालतें या फिर हाई कोर्ट्स यानी कि जो हाई लेवल की अदालतें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी अदालत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, ठीक है। और हर छोटा मोटा कोई मामूली सा कोई मसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। बहुत बड़ा कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का कोई प्रॉब्लम हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाता है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट में छोटे मोटे मसलों को हल या उनको डिस्कस नहीं किया जाता। तो ये जो हाई कोर्ट्स होती हैं ना, ये होते हैं थोड़े मतलब जो बड़े मसले हो गए उनके लिए हाई कोर्ट्स होते हैं, बाकी सेशन कोर्ट्स होते हैं। तो इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और सिविल कोर्ट्स हैं। तो यानी कि आगे से इनकी भी दो टाइप्स हैं, यानी कि सेशन कोर्ट्स जो है ना, इनकी दो टाइप्स क्या हैं, वो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, यानी कि या तो वो क्राइम या फिर सिविल कोर्ट्स हैं, यानी कि जो ये सरकारी या ऐसा की जो चीज़ें धांधली कर लीजिए, इस तरह की जो चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो उनके लिए जो कोर्ट है वो सिविल कोर्ट कहलाती है। तो इनका काम क्या है, इट कैरीज आउट जस्टिस। तो ये क्या करते हैं, ये इंसाफ कायम करते हैं। इट मेक डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द स्टेट। और ये डिसीजन किस तरह से लेते हैं, जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है उसके अकॉर्डिंग जुडिशरी अपने जो है फैसले लेती है। अब देखिए ना क्लास, ये तीनों आपस में कितने ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। अगर कोई जो है लॉ बन गया, ठीक है, अगर उस पर कोई इम्प्लीमेंट आगे से ये एग्जीक्यूटिव कमज़ोर है, यानी कि फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमज़ोर है, तो उन लॉज पे कभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, ऐसा ही है। देन अगर आप जुडिशरी देख लीजिए तो उन अगर जो है लॉज कमज़ोर हैं, यानी कि वो ठीक कोई अपना लॉ बना रहा है, कोई अपना लॉ बना रहा है, तो जुडिशरी कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने तो फैसले ही अकॉर्डिंग टू द लॉ देने हैं जो कि लेजिस्लेचर बना रहा है। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि एक अगर मजबूत रहेगा तो बाकी दो भी मजबूत रहेंगे। चलें नेक्स्ट पेज पे आपको बताया जा रहा है जी ये लेजिस्लेचर, इसके बारे में। लोअर हाउस नेशनल असेंबली, यहाँ पर एक इसका स्पीकर होता है और देन डिप्टी स्पीकर होता है। और अपर हाउस सेनेट में चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है। यानी कि जो लोअर हाउस नेशनल असेंबली में आपको पता है ना स्पीकर होते हैं। स्पीकर आपने न्यूज़ कभी सुनी हो तो उसमें भी बार बार कंटिन्यूसली रिवीजन होता है जनाब स्पीकर, या उनका ये उनका लक़ब होता है, स्पीकर उनको कहा जाता है। जबकि जो अपर हाउस सेनेट होता है वहाँ पर चेयरमैन होता है, जो कि ये कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है तो ये जो चेयरमैन करता है ना कॉन्फ्रेंस वगैरह, तो ये तमाम जो है ये सेनेट के मेंबरान का काम है। तो
आपको यही बात, द लेजिस्लेचर इज द पार्लियामेंट, ये एक पार्लियामेंट है। देयर आर टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नोन एज सेनेट, द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नोन एज नेशनल असेंबली। तो सेनेट जो है ना वो अपर लेवल का है और जो नेशनल असेंबली है वो सेनेट से नीचे लोअर लेवल पर आती है। सो नेशनल असेंबली के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ अ बॉडी ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल्स टू गवर्न द स्टेट। तो ये नेशनल असेंबली जो है ये एक ऐसी असेंबली है जहाँ पर वो तमाम लोग वो पाए जाते हैं, यानी कि वो तमाम लोग वहाँ मौजूद होते हैं जो कि लोगों की तरफ से इलेक्ट हुए होते हैं, यानी कि जिनको लोगों ने सिलेक्ट किया होता है अपनी गवर्नमेंट के लिए। देयर आर 354 मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। तो टोटल कितने मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली के? 354। द पार्टी विद द majority of elected member in the assembly is said to have the greatest number of seats। तो जितनी ज़्यादा सीट्स होंगी उतनी बड़ी पार्टी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। दे फॉर्म द गवर्नमेंट, द लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और उसी पार्टी का लीडर जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। द रिमेनिंग मेंबर्स फ्रॉम द अदर पार्टीज आर द ऑपोजिशन, और बाकी तमाम जितनी भी पार्टीज होती हैं वो ऑपोजिशन कहलाती हैं। अब आप इसकी एग्जांपल ले लें, इमरान खान जो है, अब पीटीआई जब जीती तो उसने नेशनल असेंबली की बहुत ज़्यादा सीटों पे जो है ना कामयाबी हासिल की। ज़्यादातर जो मेंबरान थे वो पीटीआई के ही नेशनल असेंबली की सीटों पर मौजूद थे। तो अब उनमें कोई मुशीर भी हो सकता है, कोई वजीर हो सकता है, कोई जो है रेलवे का निज़ाम संभालने वाला, ट्रैफिक का निज़ाम संभालने वाला, ये ट्रांसपोर्ट का, या मतलब कोई मुल्क एक निज़ाम से तो नहीं ना चलता, बहुत ज़्यादा निज़ाम होते हैं। तो उन तमाम पे जो है ना ज़्यादा मेजोरिटी इसकी थी, पीटीआई की थी, तो पीटीआई जीत गई। तो जब पीटीआई जीती तो पीटीआई का जो सदर था वो था इमरान खान। तो अब वज़ीर आज़म कौन बन गया? इमरान खान। अब बाकी ये जो पीपल्स पार्टी हैं या मुस्लिम लीग नून है, इसके अलावा जितने भी पार्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम क्या बन गई? अपोजिशन बन गई। तो व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल असेंबली इज हेल्ड, द MNAs मेंबर नेशनल असेंबलीज इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली। अब क्या करते हैं जी, ये जो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर होता है ना वो तमाम MNAs यानी कि जो मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली के, जो सिलेक्ट होकर आते हैं नेशनल असेंबली तक, वो सिलेक्ट करते हैं किसको? स्पीकर को। एंड द डिप्टी स्पीकर, और डिप्टी स्पीकर को भी वही, यानी कि जिस तरह से अवाम वोटिंग करके अपना वजीर आज़म या गवर्नमेंट बनाती है ना, इसी तरह से गवर्नमेंट और वजीर आज़म बनने के बाद जो वजीर आज़म होता है या जो पार्टीज़ होती हैं वो मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाती हैं जो कि नेशनल असेंबली को चलाते हैं। द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इज टू कंट्रोल टू द डिबेट्स बिटवीन द MNAs एंड इंश्योर दैट एनीवन हु वांट्स टू स्पीक शुड बी गिवन टू चांस टू डू सो। द स्पीकर शुड बी इम्पार्शियल एंड नॉट टेक साइड्स। अच्छा, अब होता क्या है, यहाँ बैठ के जो है ना तमाम पार्टीज, अपोजिशन और गवर्नमेंट की जो पार्टी, फेडरल गवर्नमेंट बनाने वाली जो पार्टी होते हैं, जो जीतने वाली पार्टी है, वो मिलकर आपस में मतलब मुल्क के मुख्तलिफ मसाइल पर तबसरा करते हैं, यानी कि एक दूसरे को मशवरे दिए जाते हैं कि ये इस तरह से चलाया जाए, ये निज़ाम इस तरह से चलाया जाए। तो यहाँ पर होते हैं डिबेट्स। तो अगर आपने न्यूज़ सुनते हो, अगर आप में से कोई, तो अब उनको तो बहुत अच्छी तरह पता होगा नेशनल असेंबली के बारे में। होता क्या है कि नेशनल असेंबली में तमाम पार्टीज़, अपोजिशन और जो लीडर पार्टी होती है वो मिलकर मुल्क के जो है ना मुख्तलिफ मसाइल पर तबसरा ख्याल करते हैं, अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, मशवरे देते हैं, डिबेट्स करते हैं। ठीक है, अब जाहिर है वो एक दूसरे के हैं तो वो दुश्मनी, अपोजिशन और लीडर पार्टी, कौन चाहता है कि मैं लीडर ना बनूं, तो इसलिए वो जो पार्टी दूसरी पार्टी पर तनकीद करती है। तो इस दौरान अगर कोई झगड़ा ना हो, हर किसी को बोलने का मौका मिले, किसी की हक तलाफी ना हो, तो ये ख्याल रखना स्पीकर का काम होता है। और स्पीकर किसी भी पार्टी का हो बेशक, लेकिन वो किसी की साइड नहीं ले सकता, उसको इंसाफ से ही काम लेना होता है। और जो है डिप्टी स्पीकर क्या काम देता है? डिप्टी स्पीकर स्पीकर की गैर मौजूदगी में, यानी कि जनाब स्पीकर की गैर मौजूदगी में असेंबली के फ़राइज़ को सरअंजाम देता है। ड्यूटीज़ ऑफ द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली की ड्यूटीज़ क्या क्या है? दे मेक लॉज टू चेंज दैम, दे डू दिस आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशन ऑन पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ और डिबेट्स पर डिस्कशन करने के बाद वो जो है ना नेशनल असेंबली लॉज जो है वो बनाती है और उनको जो है चेंज भी कर सकती है। दे पास द एनुअल बजट। अब ये एनुअल बजट यानी कि पूरे साल का बजट भी नेशनल असेंबली ही पास करती है, विच विल
help in the development of the country. The money needed for these expenses is taxed from the people. They keep a strict check on the executive to ensure that the problems of the public are being looked into. The member have a right to ask about the work of any ministry. The minister heading this ministry has to reply टू देयर क्वेरीज टू देयर सेटिस्फेक्शन. अगर आप किसी को जो है ना कोई सेटिस्फाई नहीं है किसी बात से, किसी को कोई क्वेरी है, कोई मसला है, तो क्या होता है वो नेशनल असम्बली में आके उस मसले को डिस्कस करते हैं और इस डिस्कशन के बाद जो है मेंबरान को ये भी जवाबदेही करते हैं कि पब्लिक को यानी आम आवाम को क्या क्या प्रॉब्लम्स दरकार है उनको लुक्ड आफ्टर किया जाता है, उनको देखा जाता है और फिर उनके बारे में डिस्कशन की जाती है. अ बिल हैज़ टू पास थ्रू मैनी स्टेप्स बिफोर बिकम अ लॉ. तो जो लॉ है ना वो उसका जो बिल है वो पास होने से पहले बहुत सारे स्टेप्स में से गुजरता है. तो अब आप ये स्टेप्स पढ़ेंगे कि एक लॉ किस तरह से बनता है. हियर्स हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ. तो एक बिल यानी कि एक डिस्कशन वो एक लॉ कैसे बन जाती है तो वो आपको इन स्टेप्स में बताया जा रहा है. प्रिपरेशन ऑफ बिल बाय रेलिवेंट मिनिस्ट्री. जो मिनिस्ट्री यानी कि जो उस ओहदेदार जिसके बारे में लॉ, फॉर एग्जांपल अगर स्कूल्स के बारे में कोई लॉ बनाया जा रहा है, एजुकेशन के बारे में, तो जो एजुकेशन का हेड होगा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर होगा, वही वो बिल मंजूर करवा सकता है. कोई ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर नहीं करवाएगा. एग्जाम्पल समझ आ गई. तो प्रिपरेशन ऑफ बिल्स बाय रेलिवेंट मिनिस्टर. तो जो मसले के लिए लॉ बनाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, उसी का मिनिस्टर, उसी का ओहदेदार जो है वो पहले प्रिपेयर करेगा बिल. इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन नेशनल असम्बली. फिर उसका इंट्रोडक्शन देगा कि ये इसमें ये कुछ है. रिव्यू बाय रूल्स कमेटी ऑफ नेशनल असम्बली. तो जो रूल्स कमेटी है ना नेशनल असम्बली की, जो एक कमेटी है कुछ अफराद पर मुश्तमिल जो रूल्स बनाते हैं, वो उसको पहले रिव्यू करेंगे, देखा जाएगा उसको. फिर एग्जामिन बाय सिलेक्टेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असम्बली. और उसके बाद नेशनल असम्बली की जो कमेटी है, एक जो स्टैंडिंग कमेटी है, उसको वो पहले एग्जामिन करेगी, देखेगी, अच्छी तरह से जांच पड़ताल करेगी, एक एक पॉइंट को देखा जाएगा. डिबेटेड ऑन फ्लोर ऑफ नेशनल असम्बली बाय मेंबर्स. और जो नेशनल असम्बली में ही जो है ना तमाम के तमाम मेंबर्स उस पर डिबेट देंगे. किसी को अगर कोई इशू है, प्रॉब्लम है, किसी को कुछ यहाँ कहीं पर पॉइंट कोई गलत लगता है तो वो उसको बताएगा और उसके बाद members vote. if the majority pass it send to senate. then क्या होता है उसके बाद जो नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं ना वो तमाम के तमाम मेंबर्स वोट देते हैं, कुछ उसके हक में और जो उसके खिलाफ होते हैं तो वो उसके खिलाफ वोट देते हैं. तो जो वोट ज़्यादा हो, अगर मेजॉरिटी के वोट जो है ना वो ज़्यादा हो यानी कि उस लॉ के हक में हो मेजॉरिटी की वोट, तो वो फिर सेनेट को सेंड कर दिया जाता है. एग्जामिन बाय सिलेक्टेड स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट. देन उस लॉ को जो है ना जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी होती है यानी कि एक कमेटी जिस कुछ अफराद मुश्तमिल कमेटी सेनेट की, वो भी उसको चेक करते हैं. बी डिबेटेड ऑन फ्लोर ऑफ सेनेट बाय मेंबर्स. फिर सेनेट के मेंबर्स उस पर डिबेट करते हैं. मेंबर्स वोट. इफ द मेजॉरिटी पास इट इज सेंड टू प्रेजिडेंट. तो फिर मुल्क के प्रेजिडेंट यानी मुल्क के सदर के पास वो जो है ना चला जाता है लॉ क्या होने के बाद, सेनेट के मेंबरान से पास आउट होने के बाद. द प्रेसिडेंट हैज़ टू डिसाइड. इफ ही डिसाइड इन फेवर ही साइंड इट. और फिर प्रेसिडेंट ये डिसाइड करता है कि ये जो लॉ नेशनल असम्बली से और फिर सेनेट से मंजूर होकर मेरे पास आया है, उसने इसको सिलेक्ट करना है या डिसलेक्ट करना है. देन उस बिल को वो साइन करके पास कर देता है और वो द बिल नाउ बिकेम अ लॉ. और फिर बिल क्या बन जाता है, वो बिल लॉ बन जाता है. और ये तमाम के तमाम जितने भी ये लॉज बनते हैं, ये कोई भी लॉ हो, ये फाइनेंस के किसी भी तरह के लॉज, ट्रांसपोर्ट के मुताबिक के लिए हो या स्कूलिंग के लिए, किसी मंडी के लिए, मार्केटिंग के लिए, किसी भी तरह का लॉ इसी तरीके से बनता है. पहले स्टेप बाय स्टेप उसको इसी तरीके से मंजूर किया जाता है. देन नेक्स्ट है आपका सेनेट. तो सेनेट दैट इज़ 22 मेंबर्स. सेनेट जो है ना उसमें से 22 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम ईच प्रोवेंस. हर प्रोवेंस का एक यानी कि जो बड़ा सूबेदार होता है उस पे जो है ना मुश्तमिल ये सेनेट होती है. 4 मेंबर्स आर फ्रॉम द इस्लामाबाद कैपिटल. जो इस्लामाबाद के जो इलाके हैं ना, जो कि वो कैपिटल है पाकिस्तान का, तो इसलिए वहाँ के 4 मेंबर्स होते हैं. एंड 8 फ्रॉम द फाटा. और 8 जो मेंबर्स होते हैं वो तमाम बाकी सूबों के होते हैं. सेनेट इज़ अ
परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, तो सेनेट जो है, सेनेट हैज़ द राइट टू वोट ऑन ऑल द बिल्स एक्सेप्ट द फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल्स के को भी और बाकी तमाम बिल्स को भी एक्सेप्ट करना, उनकी वोटिंग करना, उन पर तबसरा करना, ये सेनेट का भी काम, ये सेनेट का काम होता है। और कोई बिल सेनेट के जो है ना रजामंदी के बगैर नहीं मंजूर किया जा सकता, क्योंकि लॉ इम्प्लीमेंटेशन ही उन्हीं जो है लोगों ने करवानी होती है, जो जैसे सेनेट के मेंबरान हैं। ज़ाहिर है हर सूबे के सूबेदार नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना है अपने अपने सूबे में, तो जब तक वो उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो वो लॉ कभी भी नहीं बन सकता। तो नेक्स्ट आपका है जी एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? फेडरल गवर्नमेंट उसमें आ जाती है, फिर उसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल कैबिनेट है, जबकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और प्रोविंशियल कैबिनेट, और ये इनको क्या तमाम क्या करते हैं, ये पब्लिक सर्विस यानी कि लोगों की खिदमत करते हैं। तो नंबर फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज़ इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। और प्रेसिडेंट जो होता है ये एक स्टेट का हेड होता है, यानी कि बादशाह होता है, सदर होता है एक स्टेट का। और ये कौन इसको इलेक्ट करता है? इसको नेशनल असेंबली के मेंबरान सिलेक्ट करते हैं, और नेशनल असेंबली के मेंबरान को अवाम सिलेक्ट करती है। द सेनेट एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज, हिज ड्यूटीज़ आर, ये जो इसकी जो ड्यूटीज़ है ना वो यहाँ आपको मैनीफोल्ड की जा रही है, यानी कि बताई जा रही हैं। ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर फर्स्ट ड्यूटी इज द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द हेड ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो ये अपॉइंट करता है हेड्स आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग पासिंग ऑफ बिल्स। और यही जो है ना यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है एक मुल्क का, ये डिसीजन लेता है कि ये कोई बिल पास करना है या नहीं करना है। मीटिंग फॉर रीजनल लीडर, तो ये जो दूसरे ममालिक से आने वाले जो या दूसरे अदर इंपॉर्टेंट पीपल जो होते हैं दूसरे ममालिक से आने वाले, या फिर दूसरे किसी मुल्क का सदर, वजीर आज़म, उनसे ये मीटिंग भी करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो जो चीफ जस्टिस है ना पाकिस्तान का, उसको अपॉइंट भी जो है वो प्रेसिडेंट ही करता है। तो अटेंडिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन, और इसके अलावा इसका काम क्या है जी? इंपॉर्टेंट फंक्शन को अटेंड करना, और रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान अब्रॉड, तो अब्रॉड में यानी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी एक सदर ही कर रहा होता है। तो एक बेस्ट सदर जो है वो एक कंट्री का निज़ाम बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है। सो क्लास आज हमने इस चैप्टर की इतनी ही रीडिंग करनी है। कम टू योर एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट मीन अ सिस्टम थ्रू विच अ स्टेट इज रूल्ड, तो ये आपने अभी पढ़ा। तो गवर्नमेंट को जो है ना एक सिस्टम है जिसके थ्रू स्टेट चलती है। अपने नोट्स चेक करें, आपको यहाँ बताया गया है, अ गवर्नमेंट मीन अ सिस्टम थ्रू विच अ स्टेट इज़ रूल्ड। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल ऑफ एंड फॉर द पीपल। This means that the power lies with the people of the country as they elect the people who make the government। तो ये आपको एक पूरी डेफिनेशन दी गई है कि गवर्नमेंट क्या होती है। सबसे पहले ये एक सेटअप है, ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू स्टेट जो है रूल करती है, यानी हुक्मरानी होती है। और जो हमारे पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें जो है ना लोग ही गवर्नमेंट बनाते हैं, लोगों के लिए ही गवर्नमेंट बनती है, और जो है ना गवर्नमेंट होती भी लोगों से ही है। और इसका यानी कि दिस मीन्स दैट द पावर, जो पावर है, जो ताकत है, वो लोगों के दरमियान में ही रहती है, और जो कंट्री है वो लोगों के बनाए हुए ही गवर्नर्स और हुक्मरानों के जो है ना उसके उनकी बेस पे चलती है। नंबर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस? तो कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, वो क्या होता है? वो एक मुल्क का बहुत ज़्यादा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ होता है। और इसकी डेफिनेशन क्या थी कि पावर गिवन टू ईच ऑफ द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो तीनों ब्रांचेस हैं ना गवर्नमेंट की, उनको ये पावर देता है। और यही जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है उनकी लिमिट्स को भी, और उनके राइट्स को भी, उनकी ड्यूटीज़ को भी। और इसके अलावा इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, और ये एक गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर भी होता है। राइट अबाउट द नेशनल असम्बली इन डिटेल, अब आपने नेशनल असम्बली को इन डिटेल बताना है। तो नेशनल असम्बली क्या होती है? ये इट इज़ अ बॉडी ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द गवर्नमेंट, जो एक गवर्नमेंट की जो सिलेक्टेड जो पीपल्स होते हैं, यानी कि जो मेंबरान होते हैं, वो नेशनल असम्बली
जो में ही आकर अपने डिबेट्स और अपने तमाम तर व्यूज़ को रखते हैं। देयर आर 354 मेंबर्स इन द नेशनल असम्बली। द पार्टी विद द मेजोरिटी, अब जो पार्टी होती है वो जो मेजोरिटी से जो नेशनल असम्बली की मेजोरिटी सीट्स जीतती है वही उसी पार्टी का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन जाता है। तो दे फॉर्म द गवर्नमेंट, और वही जो है ना गवर्नमेंट बनाता है। द लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकम द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नेशनल असम्बली इज हेल्ड। द MNAs इलेक्ट द स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। तो जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना नेशनल असम्बली की, जब मतलब कि अभी अभी जो नेशनल असम्बली न्यूली बनती है, तो वो सबसे पहले दिन क्या होता है, वो लोग जो है नेशनल असम्बली का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है सिलेक्ट करते हैं। कौन लोग? नेशनल मेमोरी के जो नेशनल असम्बली के जो अफसरान होते हैं या जो अरकान होते हैं वो सबसे पहले अपना स्पीकर और जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं, और फिर वो क्या करता है, लॉज बनाता है, और उन जो पुराने लॉज होते हैं उनको वो जो है बंद भी कर सकता है, यानी कि चेंज भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। डिफाइन द रोल ऑफ सिटीज़न एंड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ सिटीज़न। तो या आपको ये एक क्वेश्चन जो दिया गया है ना, सिटीजन्स के जो है रोल आपने बताना है और उनका बेनिफिट बताना है कि एक सिटीजन होने का बेनिफिट क्या है। तो ये हम इन डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट लेक्चर इसी के जो है ना ऊपर होगा। तो सिटीजन्स अभी आपको जैसे बता देती हूँ, आर पीपल हु आर रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल मेंबर ऑफ अ कंट्री। तो सिटीजन्स उन लोगों को कहते हैं जो कि एक लीगली एक मेंबर होते हैं कंट्री के। द कंट्री गिव्स इट्स सिटीजन्स मैनी राइट्स एंड जो बहुत ज़्यादा उनके हकूक़ होते हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रिविलेजेस दी जाती हैं, यानी कि उनको जो है ना फ़ायदे दिए जाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ तरह की जो है ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनकी लाइफ को बेटर करने में। और इट गिव्स प्रोटेक्शन एंड मैनी अदर सर्विसेज, और उसमें प्रोटेक्शन यानी उनकी हिफाजत भी शामिल है। इसके अलावा भी बहुत सारी और खिदमात इन रिटर्न, और उसके रिटर्न में द सिटीजन्स और अदर देयर एलिगेंस टू द कंट्री। तो उसके जो रिटर्न में जो सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी कंट्रीज़ के लॉज को मानते हैं। दे मस्ट बी लॉयल टू इट, और उसके साथ इंसाफ से रहते हैं, यानी कि अपनी कंट्री के साथ गद्दारी नहीं करते। सो ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल पढ़ोगे, लेकिन अभी मैंने ये क्वेश्चन भी आपको समझा दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये आपने अच्छे से याद भी करना है और इसको अपनी कॉपी पर भी लिखिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।